ये आई कैप के एग्जाम सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मौजूद है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, फॉलोइंग इज द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ 12 traders for the year ended 31st December 2020। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस हमें दिया हुआ है 97,500 डेबिट साइड, और साथ में उसकी दी गई एक्यूमुलेटेड डेबिशन ऑन 1 जनवरी 26,250। याद रखिएगा, जब भी आपको एक ही आइटम का डेबिट साइड पे बैलेंस भी दिया होगा, उसका कॉन्ट्रा क्रेडिट साइड पे दिया होगा, इसका मतलब ये बैलेंस कॉस्ट है और ये बैलेंस अब तक की चार्ज की गई डेप्रिसिएशन। अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है तो यूजफुल लाइफ को इसमें से रेडल वैल्यू माइनस करने के बाद डिवाइड कर देते, और अगर कोई रेडल वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते। और अगर मेथड कौन सा है, आरबीएम है, तो इसमें से पहले इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उस पर रेट लगा देंगे। ठीक है, तो अक्यूमुलेटेड डेबिशन ओपनिंग दी है जनवरी 2020 लिखा हुआ है, लेकिन इस साल की एडजस्टमेंट आना बाकी। इन्वेंट्री एट 1 जनवरी 2020 1,02,900। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,27,050। प्री पेमेंट्स 2,340। अगर ट्रायल बैलेंस में प्री पेमेंट दिख रही है तो फिर ये कौन सी अप्रोच है, अप्रोच 1। ये अकाउंटेंट ने एक्टिव अकाउंटिंग की और पेमेंट करते वक्त तमाम बैलेंसेस को प्रीपेड रिकॉर्ड किया, तो ईयर एंड पे फिर क्या रिकॉर्ड होगी, उसकी एक्सपायरी। और अगर अकाउंटेंट इसी को एक्सपेंस मान लेता तो ईयर एंड पर जितना हिस्सा इसमें से एक्सपेंस नहीं होता उसको हम रिवर्स करके क्या मानते हैं, एसेट मानते। अदर रिसीवेबल 720 से आए। कैश और बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है मिलाकर। अगर इसमें कैश पॉजिटिव है और बैंक नेगेटिव है तो कैश की पॉजिटिविटी ने बैंक की नेगेटिविटी को रिड्यूस किया है और ये नेट बैलेंस। तो आपको कैश को अलग से एसेट दिखाना और बैंक का बैलेंस सही निकाल कर क्या करना है, ओडी करना है। मतलब मान लें अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000, तो 15,000 नेगेटिव है, उसमें 400 का कैश प्लस हुआ तो उसने उसको बना दिया 14,600 नेगेटिव, जिसको यहाँ नेट लायबिलिटी दिखाया गया। तो अगर मैं इसमें से 400 वाली पॉजिटिविटी रिवर्स करता हूँ तो फिर ये 15,000 से नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं 15,000 बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाऊंगा और 400 एसेट दिखाऊंगा। अब नीचे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई, इतना पढ़ते पढ़ते हमारी नजरों के सामने से 3 एडजस्टमेंट गुजर चुकी है पॉसिबल। एक डेप्रिसिएशन की, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल बनने वाले प्रोविजंस की अगर कोई है, ठीक है जी, तीसरी प्रीपेमेंट एक्सपायरी की, चौथी बैंक ओवरड्राफ्ट के सही बैलेंस को लिखिए। 4 चीजें गुजर गई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,809। डाउटफुल डेट का बैलेंस आमतौर पर ओपनिंग बैलेंस होता है। कैपिटल 1,33,930। ड्रॉइंग्स 25,440। 14% लोन, जब भी लोन के आगे इंटरेस्ट की परसेंटेज दी हो और ये ना बताया गया हो कि लोन कब लिया कब आया, तो फिर अज्यूम करेंगे पूरे साल का इंटरेस्ट। जैसे मारिया वाले सवाल में था, उसमें 24,000 पूरे साल का इंटरेस्ट था, 12,000 ऑलरेडी पेड भी था और रिकॉर्डेड भी था। अगर 12,000 से एडजस्टमेंट पास करके उसको मजीद एक्सपेंस बनाना था ताकि 12 और 12 मिलके क्या हो जाए, 24 हो जाए, और लाइबिलिटी कितनी आ जाए, 12,000। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स 86,220। रेवेन्यूज 543,300। अच्छा, अक्रूड एक्सपेंसेस की जो लाइबिलिटी है वो भी अदर पेएबल्स में ही शामिल, इसी में शामिल करनी पड़ेगी। अब वहाँ पर जो ऑप्शन होंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यूज हमारे पास है 5,43,300। परचेजेस हमारे पास है 449,400। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिए गए हैं आपको 33,750। ये सेलिंग एक्सपेंस का इम्पैक्ट। एडमिन एक्सपेंस हमें दिया गया है 22,300। यहाँ हम देखें डेबिशन एक्सपेंस पुट करने के लिए हमें अलग से स्पेस दी। डेबिशन एक्सपेंस या तो सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट बनेगा या एडमिन।
कुछ ना लिखा हो तो आप ऑब्जर्व करें, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एडमिन में। आप उसकी डेफिनेशन कहाँ ऐड कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। डिलीवरी व्हीकल्स है, किस काम आएंगे, गुड डिलीवर करने के लिए। वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस। डिलीवरी व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो काम आती है एडमिन में, तो उसकी डेप्शन कहाँ जाएगी, एडमिन एक्सपेंस। लेकिन क्योंकि इसने अब हमें डेप्शन एक्सपेंस का अलग से कॉलम दिया या अलग से स्पेस दिया तो हम मानते हैं ना। उसके बाद परचेज आ गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गया 33,750, एडमिन एक्सपेंस आ गए 22,380, ब्रांड इनकम यानी अदर इनकम आ गई, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। तो ट्रायल बैलेंस अच्छे से पढ़ लिया, ट्रायल बैलेंस का डेटा दिमाग में, कहीं कोई कैरेज इनवर्ट नहीं मिला, कहीं कोई सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न नजर नहीं आ रही, कोई डिस्काउंट अलाउड और कोई डिस्काउंट रिसीव भी नजर नहीं आ रही। ये सोचे जरा साथ साथ आगे बढ़ते हैं। कहता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड। अब हम एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, उसका जिस सेक्शन से ताल्लुक होगा उसको साथ साथ, ये सबसे अच्छी बात। और अगर उस पर कोई फर्दर एडजस्टमेंट आएगी तो हम अपने आंसर को बाद में चेंज कर लेंगे। समझे पॉइंट या नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड ऑन 31 December 2020 अमाउंटेड टू ₹92,600,000। हमें इसको लेना 92,600। जो स्टॉक फिजिकली इन हैंड है, जो स्टॉक फिजिकली इन हैंड है उसकी कॉस्ट 92,600। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड, जब हमने काउंटिंग की थी और कॉस्ट वैल्यू की थी फीफो या एफको पर, समझे, तो हमें पता लगा कि इस कॉस्ट में कुछ गुड्स हैं जिनकी वैल्यू 2850 वर रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, जिसको हमारे कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, फॉर विच नो एंट्री हैज बीन एंट्री। अच्छा, इसका मतलब वो गुड्स जो गोडाउन में आ गई हैं, गिनती में भी आ गई हैं, इस 92,600 के अंदर भी क्या है, मौजूद है, लेकिन उसके रिटर्न का इम्पैक्ट अब तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सिस्टम कौन सा है, पीरियोडिक। पीरियोडिक में सिर्फ 25 रिटर्न की एंट्री बनाए शामिल, परचेजेस, परचेज रिटर्न, अकाउंट पेएबल। समझे बात या नहीं। अब एक काम करें, दो चीजें बनाएं, ठीक है जी, दो एंट्रीज। क्या, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 92,600 से, परचेजेस या COGS क्रेडिट 92,600 से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हुए इम्पैक्ट ये हो गया। दूसरा इम्पैक्ट, अकाउंट पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये भी इम्पैक्ट गया COGS में, तो इम्पैक्ट आ गया 2850। यानी COGS कैलकुलेट करते हुए 92,600 भी माइनस हो रहे हैं और 28,50 भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कीजिएगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद दीज गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹3,300,000 ऑन क्रेडिट इन लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर। यानी ये गुड्स जो थी वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, अब ये हमारी बनाई हुई एजम्पशन को उसने, हमने एंट्री बना ली, हम चौंक गए, अरे यार इसके ऊपर तो और भी इसमें डाल, मतलब कहानी उसने बड़ी मिक्स कर दी। तवज्जो सुनिएगा, ये गुड्स जो गोडाउन में वापसी आ चुकी है, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया मेरे ख्याल से, इट इज सेल्स रिटर्न नॉट परचेज रिटर्न, मैंने गलत बोल दिया, गोडाउन में वापस आई। दोबारा सुनिए, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड ऑन 31 December 2020 अमाउंटेड टू ₹92,600,000। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है कितना, 92,600। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड दैट गुड्स कॉस्टिंग 2850 वर रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर।
हमारे कस्टमर ने हमें वापस किया, मैंने उसको गलत पढ़ा, क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट, इट मीन सेल रिटर्न आ गई, ऊपर कहीं नहीं थी, सही है ना? लेकिन सेल रिटर्न तो रिकॉर्ड होगी किस पर? सेलिंग प्राइस पर, ठीक है जी। दीज गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹3,300,000 ऑन क्रेडिट लास्ट मंथ, ये गुड्स हमने बेची इतने पे ही इसका सेल रिटर्न क्या होगा? रिवर्स होगा। तो पहली एडजस्टमेंट सेल रिटर्न की, क्या? सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? 3300 से ये एंट्री सेलिंग प्राइस पे बनी। VT डिटरमाइंस दैट दीज गुड्स आर आउट ऑफ फैशन, ये इसके वापसी होने की वजह है। अब ये अभी वापस कहाँ आ गई है? इन्वेंट्री में। तो क्या ये दोबारा सेल होंगी? हाँ होंगी, लेकिन दोबारा जब सेल होंगी तो ये हमें सही वैल्यू रियलाइज करती हुई नजर, तो अगर ये वापस आके आज कहाँ आ गई है? गोडाउन में। ये वापस आके अगर आज कहाँ आ गई है? गोडाउन में, तो इनको क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए, और बनेगी भी है, लेकिन किस वैल्यू पर? कॉस्ट पर। लेकिन अगर इनकी एनआरवी कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो फिर हमें इनको लाना चाहिए किस पर? एनआरवी, ठीक है ना? VT determines that these goods are out of fashion and can be sold at 70% of the original selling price after incurring 2,40,000 कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं आउट ऑफ फैशन इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री आउट ऑफ फैशन है उसकी कॉस्ट क्या है? हम बोलेंगे 2850। उसकी हम निकालते हैं क्या? NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV है एस्टीमेट, जो पिछली सेलिंग प्राइस है जिस पे ये पहले बिक चुकी है उसका 70%, यानी अब जब ये बिकेगी तो उस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 70% बिकेगी, उसका 70% निकाला। और वो रकम भी हासिल करने के लिए हमें जेब से 240 रुपये खर्च करने, नेट कीजिए। दो हजार 3300 का 70% माइनस 240, इसका मतलब इन गुड्स की कॉस्ट 2885 है और इन गुड्स की एनआरवी। तो अब हमारी टोटल इन्वेंट्री, सुन लो तो चलिए सुन लो, मैं जल्दी सॉल्व करना चाहता था, मैंने कहा जल्दी सॉल्व नहीं करूंगा मैं, जल्दी की वैसे गलती होगी। टोटल इन्वेंट्री जो हमारी है उसकी कॉस्ट क्या है? क्वेश्चन के मुताबिक 92,000। सही। इसमें इस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी शामिल है? 2,850। तो हम क्या करेंगे? इसमें से कॉस्ट अलग कर देंगे और एनआरवी प्लस कर देंगे, ठीक है। हमने कहा कॉस्ट 2,850, कि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनानी है जब तक बनी नहीं है, वो एंट्री हम जिस वैल्यू पे बनाएंगे हम वो वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारे पास हमें जो डेटा दिया हुआ उसमें ये कॉस्ट पर शामिल हुए हैं, लेकिन अभी तक ना कॉस्ट की एंट्री बनी है ना एनआरवी। हम पहले सही सही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर डबल एंट्री बनाएंगे एडजस्टमेंट के बाद, और हम इसमें ऐड करवा देंगे क्या? एनआरवी। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो अपनी वर्किंग के अंदर ये दो अमाउंट लिखे या इसका नेट इम्पैक्ट लिखे, आपको तमीज होनी चाहिए। सम करो इसका, इस बॉक्स 2,850 लिखो नेगेटिव और 2,070 लिखो पॉजिटिव, माइनस का 780। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे इम्पैक्ट आया 780 से। इसका मतलब करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
कितनी 92,600 में से आप 780 माइनस कर दो, 91,820। इसका मतलब स्टेटमेंट, अब इस हम जो डबल एंट्री बनाएंगे वो इस अमाउंट से बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 91,820 और परचेजेस यानी इम्पैक्ट गया COGS पर 91,820। सही। और एक एंट्री और बनानी है हमें, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? सही है। अब कम से कम जो मैंने कर लिया मैं उसको वर्कआउट कर लूँ। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर होता है? ऐसे आती है। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट इम्पैक्ट जाके दिखा देता हूँ कहाँ पर ऐसे आती है। ये गया मैं यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने चूज किया। अब देखिए 92,600 में से एग्जामिनर ने क्या क्या किया? 2850 माइनस किया। तो 2850 माइनस किए हुए हैं तो 2070 प्लस भी करने। तो जो एग्जामिनर ने कौन सा इम्पैक्ट लिया हुआ? ये वाला। अब उसकी मर्जी वो वर्किंग इस तरह शो करे अलग अलग या नेट करे, ये तमीज़ आपको होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ मैंने जाकर जो काम मुकम्मल हो गया जिसमें कोई फर्दर काम है ही नहीं उसको चूज कर लिया, ये आ गया मेरा आंसर। अब इस तरफ नहीं जा रहा, बॉक्स नजर नहीं आ रहा है। अच्छा वो इधर ही आ गया ना, बॉक्स से इक्वल टू आ गया, 91,980 यही दिख गया। सही। इसका मतलब एक नंबर इधर नहीं। सही। अब एक काम और कर लेते हैं, सेल्स रिटर्न की वजह से अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट और रेवेन्यू के ऊपर लिए। तो हम रेवेन्यू का बॉक्स खोल के देख लेते हैं यहाँ हमारे पास कितने ऑप्शन। वो पे देखो, वो पे देखो, रेवेन्यू में हमारे पास रेवेन्यू पूरा का पूरा आ रहा है, सेल रिटर्न माइनस करने के बाद आ रहा है, सेल रिटर्न प्लस करने के बाद आ रहा है, और ये कोई जीसो गरीब सी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल पर हमें इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नजर, तो हमने फॉरन इसको भी चूज कर लिया। समझे पॉइंट? यानी इस तरह हमारे इम्पैक्ट्स आना शुरू हुआ एग्जामिनेशन। अब हम जाते हैं साथ में ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जरा सोचिएगा। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर तो हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है 3300 वाला, और हमें याद पड़ता है कि जो प्रोविजन भी है वो भी लेस होगा। तो अंदाजन लग रहा है कि 3300 जिसमें से माइनस हो रहा है और कुछ और भी माइनस हो रहा है, वही इम्पैक्ट हमारा होना चाहिए। नहीं होगा तो हम बाद में करेक्ट कर लेंगे। समझ रहे बात या नहीं? जिसका मतलब इतने से काम में अब तक हमारे सामने इतनी सारी चीजें आ चुकी। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, COGS भी लगे हाथों निकाल लेते। ओपनिंग अपने कैलकुलेटर पे लिखें, ओपनिंग स्टॉक, कुछ भी इक्वल टू प्रेस मत कीजिएगा, जो लिखा हुआ है ना वो आप वेरीफाई कीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक 1,02,900, शाबाश। इसमें ऐड कीजिए परचेजेस 449,400, 49,400 क्या परचेज? कोई कैरेज इनवर्ड है, कोई परचेज रिटर्न है, वो मैंने गलती से परचेज रिटर्न बोल दिया था, कोई परचेज रिटर्न नहीं है। अब डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का 91,000 इस अमाउंट पर, इस वाले अमाउंट पर। बोर्ड पे देखो, इधर इधर इन्वेंट्री देखने का बेनिफिट ये है कि जो इम्पैक्ट एसेट बन रहा है वो परचेज में, तो उसी अमाउंट से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो -91,820। अब ये टाइप किया हुआ रखें कहाँ पर, अपने कैलकुलेटर पर, और जाएं डायरेक्ट कहाँ पर, COGS की वर्किंग, और COGS की वर्किंग में जाकर चेक करें कि आपका कैलकुलेटर वाला वर्किंग किससे मैच कर रहा है। ये वाला ऑप्शन मैच कर, A, B और C। अब अपने कैलकुलेटर पर 5,40,000 में से, शाबाश, 5,40,000 में से 4,60,480 का करवा दें, माइनस करवा। 5,40,000 आपका नेट रेवेन्यू,
वो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कितना कितना अमाउंट है, 79,520, ये हमें टाइप करना है अपना। इसका मतलब 6 नंबर आपके हाथ लग चुके, सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई। 1 नंबर सेल का, कम से कम 3 नंबर किसके, 3 से 4 नंबर COGS के, एक वहाँ क्लोजिंग स्टॉक का आ गया। ठीक है, 5 नंबर को समझ लें हाथ में। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इस तरह करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व। आगे देखते हैं, प्री पेमेंट्स इंक्लूड, तसल्ली से पढ़िएगा। प्री पेमेंट्स इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ₹1,800,000 फॉर सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिस, ये इंश्योरेंस कौन से ऑफिस के लिए भेजा, सेल्स ऑफिस का ताल्लुक सेलिंग एक्सपेंस, तो इसका इंश्योरेंस एक्सपेंस कहाँ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस। द एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मई 2021। अब बहुत तवज्जो है, ऊपर 2340 है, उस 2340 में 1800 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो उसमें से हम 2340 को डील नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब हमें ये सोचना है कि ऊपर 2340 में से 1800 में से कितना हिस्सा एक्सपायर हो चुका है। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो रही है 31 मई 2021 को। क्या मतलब, अगला साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी इस 1800 में से 5 महीने का बैलेंस ईयर एंड पे स्टिल प्रीपेड है, तो फिर 7 महीने का बैलेंस प्रीपेड नहीं रहा, एक्सपायर हो। अब क्या करो, 1800 को डिवाइड बाय 12 करो, मल्टीप्लाइड बाय 7 करो। अब मैं एंट्री बना के समझा रहा हूँ आपको। तो जो एक्सपेंस एक्सपायर होके जाएगा उसको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, सेलिंग एक्सपेंस। अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंस का इंश्योरेंस का नाम नहीं लिख रहा, बोल रहा हूँ सेलिंग एक्सपेंस क्रेडिट, प्री पेमेंट क्रेडिट, बस वो एक हेड है ना, प्री पेमेंट। ये लिखा मैंने 1800 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया, डिवाइड बाय 12 किया, 1050। ठीक, अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग एक्सपेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस में सेलिंग एक्सपेंस कितने लिखे गए, इसमें हमें मजीद एक्सपेंस कितना बढ़ाना है, 105। तो मैं काम करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस का टैब ओपन करते हैं, किया ओपन। अब देखें, एक में 1800 ऐड हो रहा है, एक में 750 ऐड हो रहा है, एक में 33,000 और एक में 1000। इसका मतलब इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट अगर होगी तो हम इसको आगे जाके चेंज करेंगे। 1050 तो कन्फर्म है ना, ये आ गया मेरा आंसर, समझे। और इसका दूसरा इम्पैक्ट मैं लूंगा प्री पेमेंट पर। मैं गया SOFP में, ये मैंने ओपन की प्री पेमेंट, बताओ प्री पेमेंट कितनी लिखी हुई है, 2340, उसमें मौजूद 1800 में से कितना एक्सपायर हो रहा है, 1050, तो ये मेरी प्री पेमेंट में आना, समझे। जैसे डबल एंट्री बन रही है मैं इम्पैक्ट ले रहा हूँ, बस प्रॉब्लम कहाँ है कि जहां पर एक टाइटल पर एक से ज्यादा एडजस्टमेंट का इफेक्ट है, जैसे COGS पे आया, तो हमें देखभाल कर सारे इफेक्ट कंसीडर करने। ठीक है, ये भी हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, ऑन 1 June 2020 a machine was given at a quarterly rent of ₹5,70,000। 1 जून 2020 को हमने एक मशीन दी है क्वार्टरली रेंट पे, 5,70,000, जिसका रेंट हमें रिसीवेबल होगा इन एरियज। अब जरा तसल्ली करिए, 5,70,000 एक मंथ का रेंट है, क्वार्टर का रेंट, जून
जुलाई, अगस्त गुजर भी गया और क्वार्टर भी खत्म हो गया और रेंट रिसीव भी हुआ, जो रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड हुआ। तो एक बार एंट्री बनी कैश, ये एंट्री बनी हुई है कैश या बैंक डेबिट अदर इनकम या रेंट इनकम क्रेडिट कितने से 5,570 से। फिर जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये भी गुजर गया, इसकी भी एंट्री बन गई कैश या बैंक डेबिट। अब आ जाओ अपनी अटेंशन, 570 कितनी बार इनकम के तौर पर क्रेडिट हुआ? 2 बार, मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए। जो रिसीव किया वो रिकॉर्ड, ये मैं आपको बोलता हूँ, उतना दिख रहा है। अब बचा कौन सा महीना? दिसंबर। दिसंबर का रेंट ड्यू हो चुका है, लेकिन मिलेगा कब? अगले अकाउंटिंग पीरियड में, जनवरी और फरवरी के रेंट के साथ। लेकिन ड्यू तो हो गया है ना, तो हमारी पॉलिसी अक्रूवल बेसिस है, उसके हिसाब से जितनी इनकम ड्यू हुई है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। इसका मतलब आप 570 को डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, 1 तो हो ही जाएगा खुद। इसका मतलब हमें अक्रूड रेंट की एंट्री बनानी। कैसे? शाबाश, अदर रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। अगर आप मेरी अप्रोच से करोगे तो एग्जाम हॉल में अगर आप ये एंट्री भी बना लोगे ना रफ में, तो आपको इम्पैक्ट मिलते जाएंगे, आप सिलेक्ट करते जाओ। जो हिस्सा सॉल्व हो रहा है करते जाओ, मत सोचो, खुद ब खुद आखिर में बैलेंस होना है। अब आपने कहा जी 570 क्वार्टर का रेंट डिवाइडेड बाय 3 किया, एक मंथ का कितना बना? अब एक काम करते हैं, जाते हैं अदर इनकम के सेक्शन में और अदर रिसीवेबल के सेक्शन में। गए, पहले अदर रिसीवेबल देख लेते हैं। अदर रिसीवेबल में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, कमी आ रही है? देखा, कमी आ रही थी ना, इजाफा हो रहा है भाई। अदर रिसीवेबल क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। चेक करें, अब देखें कहीं पर वो 190 माइनस कर रहा है, कहीं पर वो कुछ और प्लस कर रहा है। अदर रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है हमारे पास? अदर रिसीवेबल 720, ये रहा 720। 720 में और प्लस हो रहा है कितने से? एज पर ट्रायल बैलेंस अदर रिसीवेबल 720 है। वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, हमें उससे गर्ड्स, इस एडजस्टमेंट की वजह से अदर रिसीवेबल कितने से बढ़ रहा है? अब कितना हो गया? और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ क्रेडिट का है? अदर इनकम। ये अदर इनकम मैंने ओपन की। अब बताओ अदर इनकम एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी है? 1140। उसमें मजीद इनकम कितनी क्रेडिट हुई? 100। बताओ इससे आसान क्या हो? अगर आप इसमें घबराएं नहीं ना, बस सिंगल सिंगल इम्पैक्ट पिक करते जाओ और करते जाओ, आगे बढ़ जाते। यहाँ तक भी सब कुछ हो गया। अच्छा जी, अब इस अप्रोच से मैं कर रहा हूँ, इस अप्रोच से आप घर जाके दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए लाजमी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज ऑन, ये तो हो गया मशीन वाला। लोन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 मार्च 2020 and the principal is payable in 6 equal annual portion along with interest on 28 February। लोन लिया है आपने कब? 1 मार्च 2020 को, इसी अकाउंट में। मार्च से लेके दिसंबर कितना वक्त गुजरा? 10 महीने। मार्च भी तो है ना भाई, मार्च को शामिल करना है, जनवरी और फरवरी को निकाल दो, 12 में से 2 गए, 10 बचे, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू? अच्छा, अब तसल्ली चाहिए बहुत। ये लोन है 52,500। अगर मैं इस लोन का निकालूंगा, अच्छा इंटरेस्ट पे करने का वक्त क्या है? 1 साल। तो लोन लेकर 1 साल का पूरा होगा अगले अकाउंटिंग पीरियड फरवरी में, तो इसका मतलब 10 के 10 महीने का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू है, लेकिन पे नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड बोलो ना भाई, बोलना चाहिए। हाँ, तो हमें क्या करना है? उसकी अप्रूवल की एडजस्टमेंट पास करना है। हम बोलेंगे जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, यानी फाइनेंस चार्ज डेबिट, ये जाएगा कहाँ पर? फाइनेंशियल चार्जेस में। और अदर पेबल या इंटरेस्ट पेबल पर कितना लोन है? 52,500।
52,500 का जब मैं निकालूंगा 14% तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, 6,100। आइए एक काम करते हैं, जाते हैं एसओसीआई में फाइनेंशियल चार्जेस के हिस्से में। एक इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में पहले से लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी यहाँ आएगा और जो अक्रूड हो रहा है वो भी आएगा। 1350 में हम ऐड करने जा रहे हैं 6,125। अगर आपने सही एडजस्टमेंट पास की है, ट्रायल बैलेंस सही वैल्यू उठाई है, एडजस्टमेंट की सही वैल्यू ली है, आपको सब कुछ नजर आता है। क्या आ गया? 7,000, दोनों मिलकर क्या हो गया? 7,475 हो गया ना, ठीक है। और ये अमाउंट लाइबिलिटी का भी क्या बन रहा है? पार्ट बन रहा है। तो ट्रेड एंड अदर पेएबल कितने लिखे हुए नजर आ रहे हैं? 86,000। अब नीचे देखते हैं एसएफ में उसने हमें क्या ऑप्शन दिया है, क्या इंटरेस्ट पेएबल के लिए उसने हमें अलग से ऑप्शन दिया? यस सर। जब उसने हमें इंटरेस्ट पेएबल के अलग से ऑप्शन दिया था, हमें अदर पेएबल में नहीं लिखना चाहिए। ये हमने ओपन किया इंटरेस्ट पेएबल, कितने से पेएबल है इंटरेस्ट? 1 नंबर, ये होता जा रहा है, ठीक है जी, यहाँ तक भी क्लियर, कंफर्म। अच्छा आगे बढ़ते, अब वो कह रहा है कि लोन हमने पे करना है 6 इंस्टॉलमेंट, तो 52,500 को डिवाइड बाय 6 करें, 8,750 हम अगले अकाउंटिंग पीरियड में 28 फरवरी के बाद पे करेंगे, तो लोन की एक किस्त चली जाएगी। तो लोन की जो किस्त अगले अकाउंटिंग पीरियड में जाएगी वो कहलाएगी करंट लायबिलिटी, और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करें, तो इस लोन जैसे 5 हिस्से, कितने हिस्से? आइए इसको भी देख लिया, समझ में आ रहा है इस बात। लोन है 52,500 का, रीपे होगा 6 किस्तों में, 6 किस्तों में से एक किस्त कहाँ फॉल कर रही है? करंट अकाउंटिंग पीरियड में, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, विद इन 12 मंथ्स, वो दिसंबर के बाद से, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे आप करंट बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग डेट पे करंट वो है, करंट और नॉन करंट का ताल्लुक अकाउंटिंग करते वक्त नहीं है, रिपोर्टिंग करते वक्त, समझे पॉइंट है? ठीक है, आप किसी भी एसेट को करंट या नॉन करंट कहाँ बोल रहे हो? डबल एंट्री बनाते वक्त या एसओएफपी, बस तो इसको एसओएफपी के लिहाज से दो, और नॉन करंट। तो लोन को हमने 600 में डिवाइड किया, यानी हम इसको 6 टुकड़ों में पे करता हुआ देख रहे हैं, और उसका एक टुकड़ा जो फॉल कर रहा है वो अगले अकाउंटिंग पीरियड विद इन 12 मंथ फॉल कर रहा है, उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। डिवाइड बाय 6 करके बताएं आंसर क्या है? 8,000। और ऐसे 5 हिस्से, ऐसा एक हिस्सा यहाँ आएगा, ऐसे 5 हिस्से यहाँ आएंगे, 43,000। तो हम इस लोन को 2 टुकड़ों में तोड़कर एसएफपी में लिखेंगे, ये हिस्सा हम लिखेंगे करंट मैच्योरिटी के पास, तो ये लिखेंगे हम। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसमें ये चीज़ नहीं थी, उस क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा का पूरा लोन 1 टाइम रीपे होना था, इसलिए वो पूरा लोन नॉन करंट था, और वहाँ भी आई कैप ने करंट मैच्योरिटी का बॉक्स दिया हुआ था रिसीव करने। यहाँ पर हमें इस लोन का कुछ हिस्सा अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे होता हुआ नजर, वो करंट है, और जो हिस्सा उससे भी आगे जा रहा है वो नॉन करंट है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म नोट और लॉन्ग टर्म का नॉन करंट पोर्शन, लेकिन अब जान तंग किया है इसमें, 52,500 लोन, उसमें से 8,750 माइनस का मतलब कोई एंट्री नहीं है, माइनस का मतलब उसको हमने अलग कर दिया और कहाँ रिपोर्ट कर दिया? करंट लायबिलिटी। तो फिर नॉन करंट बैलेंस कितना बचा? ये बचा ना, यानी हम यही शो कर रहे हैं ना, इतना इस लोन हमारा आज भी इतना ही है, लोन हमारा आज भी इतना ही है, इतना हिस्सा हम दिखा रहे हैं करंट लायबिलिटी में, इतना हिस्सा दिखा रहे हैं, तो टोटल लायबिलिटी तो हमने ये दिखाई ना पूरी की पूरी, समझे बात? या नहीं? तोड़ के दिखा दिया बस,
43,750 दिखाया नॉन करंट में, 8,750 दिखाया करंट में, टोटल लायबिलिटी कितनी दिखाई? 52,500। ठीक, ये भी हो गया। आगे बढ़ जाए, सारे मरहले तय हो रहे हैं आपके सामने। डेप्रीसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चार्ज एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूड एन आइटम ऑफ कॉस्टिंग ₹18,000 परचेज ऑन, बस उसके ऊपर फ्रैक्शनल डेप्शन चार्ज करना। अब तसल्ली से सुनिएगा मेरी, एज पर ट्रायल बैलेंस। क्या? एज पर ट्रायल बैलेंस हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस क्या है? 97,500। पीपीई 97,500। इसमें दो किस्म के एसेट हैं, ओल्ड और न्यू। न्यू है 18,000 की, न्यू लिख दो। न्यू है तो मेथड चाहे आरबी हो, न्यू की तो पहले साल रेट लगेगा किसकी? कॉस्ट। समझे बात है? तो 97,500 में से अगर 18,000 के एसेट क्या कर दें, ये 18,000 मतलब रिकॉर्डेड है ना, क्यों? क्योंकि ये एसेट हमने कैश में बाई किए हुए, तो जो पे किया वो, इसलिए 18,000 97,500 में क्या हुआ? डेबिट हुआ है। अभी हम अलग कर रहे हैं जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? डेप्रिसिएशन। तो बाकी ओल्ड कितने बचे? हाँ 60,000। नहीं भाई, 97,500 में 18,000 माइनस 79,000। तो जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो किससे बिलोंग करती है? ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। तो जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन है वो अब तक किससे बिलोंग करती है? न्यू एसेट से, ओल्ड एसेट से। तो इसका मतलब हमें ओल्ड एसेट की डेप्शन निकालनी है, उनकी WDV। ओपनिंग अक्यूमुलेशन कितनी दी हुई है? 26,250। जवाब दे दो भाई। तो ओल्ड एसेट्स की WDV कितनी है? 79,500 में से उनकी कॉस्ट में से अक्यूमुलेशन लेस करते तो उनकी WDV कितनी? 53,000। ठीक है। अच्छा, इनकी इस WDV पे अगर हम क्या लगाएंगे? रेट, तो इनकी मिल जाएगी डेप्रीसिएशन। अब बड़ा आसान हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। ओल्ड एसेट्स की WDV पे रेट लगाया मैंने 53,250। कितना रेट लगाया? 10%। जवाब दो। और न्यू की कॉस्ट पे लगा दिया। कॉस्ट कितनी है? 18,000। लेकिन 18,000 का जब मैंने निकाला 10%, तो आंसर आएगा पूरे साल का। और मुझे इसको डेप्रिशिएट करना है कब से? 1 अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 5 महीने की डेप्रिशिएशन। एक काम करेंगे आप, 53,250 का अगर आप निकालेंगे 10% तो ये बनेगा 5,325। 18,000 का 10% निकालेंगे बनेगा 1,800, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 150 आएगा। 150 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 750 आएगा। हमारी इस साल की टोटल डिडक्शन कितनी है? 6,000। इसकी एंट्री बनाई हमने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड। डेबिट इफेक्ट कहाँ गया? SOCI में। कितने से? 6,075 में। और क्रेडिट इफेक्ट कहाँ गया? आप तसल्ली सुनिएगा, ये 6,075 वाला क्रेडिट इफेक्ट जाके इसमें क्या होगा? प्लस होगा। इसको बनाएगा क्लोजिंग बैलेंस, और फिर इन दोनों के सम यानी कि 97,500 में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। पहले हम आते हैं डेप्शन, SOCI पे आते हैं। शाबाश, SOCI पे आते हैं। SOCI में ये आ गया हमारे पास डेप्शन एक्सपेंस का ऑप्शन। हाँ भाई, कितनी डेप्शन लिखी है? 6,075 है। ये आ गई डेप्रिसिएशन, आ गई। अब देखिए कोई और कॉलम क्लिक होके बदल ना जाए।
मुझसे क्लिक हुआ अभी? बदला तो नहीं है? 1350, हाँ नहीं बदला, सही है ना? अच्छा जी, और अब मैं जा रहा हूँ SOFT में। प्रॉपर्टी ट्रायल बैलेंस देख के बताओ पीपी की कॉस्ट क्या है? 97,500 कॉस्ट है। जवाब दो। उस कॉस्ट में से मैंने क्या करवानी है? लेस करवानी है एक्यूमुलेटेड 26,250 भी करवानी है और इस साल की भी लेस करवानी है। ये वाला आंसर है। या तो एग्जामिनर इन दोनों को मिला के सम देगा या अलग दे देगा। पीपी भी हो गया बेटा, अब क्या बचा तुम मुझे बताओ? तो मैं कह रहा हूँ आपको, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने शुरू वाली बात बोल दी। कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड कैश इन हैंड ऑफ रुपीज 14,490, यानी ऊपर आपने आपको बैंक कैश और बैंक मिलकर क्रेडिट साइड पे दिख रहे हैं। इसमें कैश पॉजिटिव है और बैंक, लेकिन बैंक की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो हमें नेट होकर नेगेटिव दिख रहा है। समझिएगा जरा बात को कैसे? वही एक्स वाली पॉलिसी, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है? 1490, ये लिखा हमने पॉजिटिव। इसमें से बैंक ओडी नेगेटिव क्या हुआ? माइनस हुआ, इसको बोला हमने एक्स। और तो हमारे पास नेट आंसर आया, नेट बैंक ओडी वो आया जो कहाँ लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस है। कितना? 14,000, कितना लिखा हुआ है? 14,600। इसको क्या लिखूंगा मैं? नेगेटिव। अब इक्वेशन क्या बनी? 14,990 में हम बैंक ओडी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, साइन में लगाऊंगा फॉर्मूले में प्लस का, मैं ऐड कर रहा हूं। अगर नेगेटिव हो तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। मैं 1490 में बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस करवा रहा हूँ, तो ये अगर नेगेटिव है तो ये इसमें से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ये लेस करने के बाद मेरे पास आंसर आया माइनस का 14,600। तो फिर x की वैल्यू बराबर है माइनस के 14,600 माइनस 1490। क्या आंसर आएगा? 16,090। समझे बात? ये अब इसको लेट्स प्रूव। 1490 पॉजिटिव बैलेंस, 16,090 ओवरड्राफ्ट का नेगेटिव बैलेंस। तो जब 1490 के पॉजिटिव बैलेंस से 16,090 का नेगेटिव बैलेंस क्या हुआ? शामिल हुआ, तो उसने नेगेटिविटी क्या कर दी? रिड्यूस कर दी। तो अब हमने क्या करना है? इसको दिखाना है एसेट साइड पे, इसको दिखाना है लायबिलिटी साइड। हाँ, कैश एंड बैंक बैलेंस बताओ भाई। माइनस 1490 और बैंक ओवरड्राफ्ट 16,090, यानी 14,600 प्लस 1490 यानी 16,090। समझे बात है? लाइबिलिटी है तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे तो उसको लिखेंगे तो पॉजिटिव है। समझे बात है? अच्छा, ये भी हो गया। अब अच्छा मेरे को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आखिरी बात है, इट इज डिसाइडेड दैट अ रिसीवेबल ऑफ ₹1200 शुड बी रिटन आउट एंड दैट अलाउंस फॉर डेट डाउटफुल डेट्स शुड बी डिक्रीज टू ₹4,000। अच्छा, एक तो बैडेड राइट ऑफ करना। बैडेड राइट ऑफ करना क्या है? हमारा एक्सपेंस। बैडेड एक्सपेंस एंट्री बना लेते हैं इसकी। जब एंट्री बनाए तो कुछ एंट्री और सही। बैडेड एक्सपेंस 1200 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1200।
इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल पर दो इम्पैक्ट आ गए भाई, एक सेल्स रिटर्न का भी 335 का, और एक बैड डेट का भी। ठीक है, और इसका मतलब हमें अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस पे जाके ठीक करने की जरूरत। हाँ, हमें सही सिलेक्ट किया, बात है, हमारा ऑलरेडी सिलेक्शन सही हो गया। अच्छा, और हमने अब क्या करना है, प्रोविजन का बैलेंस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में 4890, उसको रिड्यूस करके हमने बनाना है 4500। 4500 ला रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो कर लो। तो 4800 एक्सपेंस में तो बेड डेट का टोटल इम्पैक्ट जाएगा ना बेटा। 4890 के बैलेंस बीडी को 4500 के बैलेंस सीडी में कन्वर्ट कैसे करें यार? 4890 बैलेंस बीडी है, 4500 सीडी है, तो क्या होगा, 390 से डिक्रीज होगा, खत्म बात। तो आपने एंट्री बनाई क्या, प्रोविजन डेबिट 390 से, बेड डेट क्रेडिट कितने से, 390। अब आप रुक जाओ जरा, आपका बेड डेट बढ़ा 1200 से, कम हुआ 390। अब थोड़ा जागिएगा प्लीज। एडमिन एक्सपेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, अरे एडमिन एक्सपेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 22,380। ट्रायल बैलेंस के मुताबिक, ट्रायल बैलेंस के मुताबिक आपकी एडमिन एक्सपेंस कितने, ये तो वो है जो ट्रायल बैलेंस में। क्वेश्चन कहता है बैड डेट एक्सपेंस जाएगा एडमिन एक्सपेंस में, अगर ये ना लिखा तो मैं इसको सेलिंग एक्सपेंस का पाऊंगा, बैड डेट का ताल्लुक सेल से, सही है, लेकिन खैर कोई टेंशन नहीं। अब हम आते हैं कहाँ पर, एडमिन एक्सपेंस, ये हमने ओपन किया, अब वो तो क्लियर है। ट्रायल बैलेंस से कितना उठाया, 22,380, इसमें 1200 का बेड डेट राइट ऑफ होने की वजह से एक्सपेंस बढ़ा, 390 की वजह से एक्सपेंस कम हो, ये हमारा आंसर। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसओएफपी में ये अकाउंट रिसीवेबल का ग्रॉस बैलेंस है, इसमें से प्रोविजन लेस होगा क्लोजिंग बैलेंस, और वो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास ओपनिंग था 4890, जिसको हमने 390 से कम कर दिया। अब बैलेंस सीडी क्या है, 4500, यहाँ हम लिखेंगे 4500। और 4500 आप कैलकुलेशन करते वक्त सम कर रहे हो, आप माइनस नहीं कर रहे हो, या आप गलती कर रहे हो, जब भी आपका आंसर ठीक नहीं है। अब एक काम करते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो कीजिए, सब लोग कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए। 91,820 इन्वेंट्री, 91,820 इन्वेंट्री, 122,550 अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस। इसको छोड़ो भाई, पहले इसको देखो, इसको देखो, 1,22,250 प्लस किया आपने, 1,22,550 भाई, 91,820 प्लस 120,550 माइनस 4,500 माइनस प्लस 910 प्लस 1,290 प्लस 1,490 इक्वल टू प्रेस की 21356, ये है करंट एसेट का सम। इसमें ऐड करें 65,170, 175, 278,735। ये कन्फर्म आपके पास भी आ रहा है, ऑनलाइन तो कोई नहीं बोल रहा, ठीक है ना। ये है हमारे टोटल एसेट्स। अब आते हैं कहाँ पर बेटा, एसोसिएट, बहुत तसल्ली से। 79,520 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से 34,800 माइनस करो,
23,190 माइनस करो, 6,075 माइनस करो, यानी 79,250 में से 34,800 माइनस किया, 23,190 माइनस किया एंड 6,075 माइनस किया। पक्का 15,000 ये आंसर आ गया। इस आंसर में से 1330 और 7,475 माइनस करो, अदर इनकम एड सही। इसमें 1330 आप प्लस करो और 7,000 वो मैं मेरे पास ये खुला हुआ है ना कीबोर्ड, इसलिए मुझे नजर नहीं है। अदर इनकम 15,455 में 1330 प्लस करो और 7,475 लेस करो। क्या हो रहा है? 9,300। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। आ गया। अब आते हैं इक्विटी सेक्शन की। कैपिटल एज पर ट्रायल बैलेंस, कैपिटल एज पर ट्रायल बैलेंस 1,33,000। आप लोग कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अभी नेट प्रॉफिट क्या है? 9,310। ये इसमें प्लस करवा। अब ड्राइंग्स के लिखी ट्रायल बैलेंस, ड्राइंग पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं आई। 25,440 ये आ गया। अब 1,33,930 में से 9,310 में प्लस करो और 25,440 कैपिटल को माइनस करो। यस 117800, 1,17,800। अच्छा, अब बचे ट्रेड इन अदर पेबल्स। ट्रेड अंदर पेबल्स ट्रायल बैलेंस में जैसे लिखे हुए आ रहे हैं वैसे के वैसे लिख दो। 86,220 में इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ वो इंटरेस्ट पेबल नीचे लिख देना। 86,220 ठीक है जी। और वो वही है जो मैंने शुरू में गलती की 3500, वो परचेज रिटर्न नहीं, वो सेल रिटर्न। अच्छा हुआ ना वो गलती हुई, ताकि होश में रहे। बात दफ़ा गलतियाँ होना क्या होता है? फायदे के लिए। अच्छा जी, अब तसल्ली चाहिए बहुत ज़्यादा भाई। अब सिंपल आप सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज का सम कीजिए। लिखिए 86,220 प्लस 6,125 प्लस 8,750 प्लस 16,090। ये भी तो है। एक लाख 17,000 ये हो जाएंगी आपकी टोटल क्या करंट लाइबिलिटीज। इसमें प्लस करवाएं 43,750 नॉन करंट लाइबिलिटीज और प्लस करवाएं 1,17,800 और इक्वल टू प्रेस करके बताएं क्या आंसर। अब 278,735। अब एसेट साइड को चेक करेंगे। देखिए 278,735 ये आपकी एसेट की बैलेंस है। और ऊपर एसोसिएट कंप्लीट है। 20 नंबर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए पक्के। मैंने तो 20 नंबर ले लिए, कि आपने भी ले लिए? 19 18 बस, क्या टेंशन। देख लो भाई पूरा सोल्यूशन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो कि क्या मैं क्या क्या फीड हुआ हुआ है। जिसको भी
ये एसओसी आएगा स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, और ये एसओएफपी का एसेट साइड का स्क्रीनशॉट। और ये एसओएफपी का इक्विटी एंड लाइबिलिटी का स्क्रीनशॉट। कोई टेंशन नहीं। और ये 20 नंबर मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हालात देखें आप फिर 1 2 3